सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भरत डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ भूषण साइंस के भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स में बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली नीट और बीएससी नर्सिंग वाले को। तो अगर दोस्तों आपको बीएससी नर्सिंग में अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूं जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो क्या कैसा रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उसी के ऊपर है। आपको मैं फिजिक्स के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स बताने वाला हूँ जो आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए छोड़ के ही नहीं जाने। अच्छा दोस्तों, ये मैंने सारे स्टेट्स के एनालिसिस के हिसाब से बनाया, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि सर अगर मैं यूपी का हूँ तो इसको देखूँ कि नहीं वीडियो को, अगर मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो इसको देखूँ कि नहीं, बिहार का हूँ तो देखूँ कि नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आपको टॉपिक्स और चैप्टर्स बता रहा हूँ, ये चैप्टर्स आपको हर स्टेट में काम आएंगे। चाहे आप एम्स की तैयारी कर रहे हो, एम्स बीएससी नर्सिंग से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप माय डियर स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग की छत्तीसगढ़ से कर रहे हो, कि उत्तर प्रदेश से कर रहे हो, कि बिहार से कर रहे हो, कि झारखंड से कर रहे हो, कि हरियाणा से ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपको दोस्तों फिजिक्स में आपको हेल्प करेंगे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम से कम एफर्ट में। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं एक चीज आपको ये बात जान लेनी है अभी कि सर ये जो 3 टॉपिक्स है दोस्तों, इनको मैं बोल रहा हूँ अनअवॉइडेबल। मतलब आप इनको पढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, उससे वो बात पर इस पर डिपेंड करता है नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों समझना, लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो मैथ्स है वो फिजिक्स की लैंग्वेज है। तो आपको बेसिक मैथ्स फिजिक्स आने के लिए पता होना चाहिए, चाहे आप वो नीट के एस्पिरेंट हो, चाहे आप वो बीएससी नर्सिंग हो। पर मैं यहाँ बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपको मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद वेक्टर्स दोस्तों हर जगह काम आता है, हर चैप्टर में फिजिक्स की 12th क्लास तक आपको किसी ना किसी वेक्टर के साथ डील करना पड़ेगा। तो आपको वेक्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। इसमें मैंने कोई अलग से टॉपिक नहीं लिखा है, ये पूरा चैप्टर आपको अलग से पढ़ना है, और ये बेसिक मैथ्स आपको अलग से पढ़ना है। जब मैं भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो मैं पहले चालू करता हूँ बेसिक मैथ्स और वेक्टर, फिर यूनिट डायमेंशन। एनसीईआरटी में ये पहला चैप्टर है, लेकिन दोस्तों आपको बेसिक मैथ्स और वेक्टर से चालू करना है, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा, आपको बेसिक आपकी बुनियाद स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद आप यूनिट एंड डायमेंशन में स्विच कर सकते हो। यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ने का एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीज़न ये है, और ये अनअवॉइडेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप कोई भी हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इसको पहले ही पढ़ लेते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है। इसके बाद सारे टॉपिक्स आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स तो बिल्कुल भी अनअवॉइडेबल है, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है। अच्छा, अब दोस्तों सीधा आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं पहले 11th क्लास की बात करूंगा, फिर आपको बताऊंगा 12th क्लास। अच्छा, ये जो 11th क्लास है, इसमें पहले मैंने यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हैं, इसकी अगली सारी स्लाइड्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, इनके अंदर घुस के टॉपिक भी बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना दोस्तों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी और रोटेशनल मैकेनिक्स, ये पूरा मैकेनिक्स का पार्ट है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैकेनिक्स है, लेकिन मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। दोस्तों जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एक बात जरूर हमेशा बोलता हूँ, जैसे फिजिक्स का दिल है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का दिल है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो आपको अगर किसी आदमी को समझना है तो पहले उसका नेचर समझना पड़ता है, उसके दिल को समझना पड़ता है कि वो उसका नेचर कैसा है। सिमिलरली अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो पहले आपको मैकेनिक्स समझनी पड़ेगी, और अगर आपको मैकेनिक्स समझनी है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ना ही पड़ेगा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को आपको इंपॉर्टेंट देनी ही पड़ेगी। इसी का एक छोटा भाई है फ्रिक्शन, वो भी इसी के अंदर आता है, पर मैंने इसको अलग से लिखा है क्योंकि मैं इसको अलग से ही पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों का बाइफरफिकेशन अच्छे से हो। हर चैप्टर को तोड़ के अगर अच्छे से पढ़ेंगे अपन तो जल्दी समझ आते हैं। फिर आपका इंपॉर्टेंट है वर्क, पावर, एनर्जी। फिर आपका रोटेशनल मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स में, ठीक। उसके बाद अपन ग्रेविटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी अलग अलग टाइप के हर स्टेट में क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक है। देखो थर्मोडायनेमिक्स में 3 चैप्टर हैं, काइनेटिक, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स। काइनेटिक थ्योरी और थर्मल प्रॉपर्टीज का कुछ कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में ही अपने आप बाय डिफॉल्ट घुस जाते हैं, तो इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो वेव्स है। अच्छा दोस्तों, जो मैंने चैप्टर यहाँ पे नहीं लिखे हैं,
अगर आप वो उनको स्किप करना चाहते हो तो उनको आप पूरा स्किप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये वाले चैप्टर्स आपको स्किप करके नहीं जाने, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। अब देखो चैप्टर्स के अंदर टॉपिक समझते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, आपको वो 3 लॉज पढ़ने हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जिससे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं बीएससी नर्सिंग में, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। फ्रिक्शन में आपको फ्रिक्शन प्रॉब्लम मिलेंगे वेज वाले, जैसे आपको एक ऐसा वेज दे देगा और यहाँ पे थीटा आपसे एंगल आपसे पूछेगा, फ्रिक्शन पूछेगा और आपसे एक्सेलेरेशन पूछेगा, सिंपल प्रॉब्लम। पर अगर आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पता होगा ना, तब आप ये फ्रिक्शन से बना पाओगे। और फ्रिक्शन के बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आते हैं, जैसे आपने एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रख दी तो इसके बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो पूछेगा आपसे, एकदम सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं। एम्स में थोड़े से अच्छे लेवल के आएंगे, पर वो टॉपिक गिने चुने यही है, टॉपिक को यहीं से पूछेगा। किसी को अगर फ्रिक्शन से बनाना होगा ना क्वेश्चन तो यहीं से बनाएगा, और कहीं से नहीं बना पाएगा। वर्क पावर एनर्जी में आपको वर्क निकालना आना चाहिए, मतलब वर्क निकालने के 3 तरीके होते हैं सर, 3 तरीके मतलब अलग अलग टाइप्स के वर्क निकल सकते हैं। जैसे आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको एवरेज दिया है, और आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिया है। ये 3 तरीके, तीनों से आपके सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। आपको फोर्स दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, आपको निकालना है, यहाँ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, वेट का मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से बेहद क्वेश्चंस बनते हैं, बेहद सिंपल क्वेश्चंस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पर सिंपल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे दिया है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दे दिया, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आप निकाल के दिखाओ उसकी फाइनल वेलोसिटी, निकाल लोगे अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा। और इसी का बड़ा भाई है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो ये बड़ा भाई है और ये वेट क्या है, छोटा भाई है, लेकिन बड़े भाई को उतना नहीं पढ़ना है जितना छोटे भाई को पढ़ना है, क्योंकि छोटे भाई से क्वेश्चन जब हम बनने की संभावना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इससे। पर अगर आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ो तो तीनों पढ़ के जाना। ठीक, आगे चलते हैं। देखो ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन में छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ग्रेविटेशन में आपको पढ़ना है न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, Gm1m2/r²। सैटेलाइट क्या होती है, जियो स्टेशनरी, ये वाली सैटेलाइट, उस जियो सिंक्रोनस आपके एनसीईआरटी में दिया है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वहां से। अच्छा, एफएम मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, आपको इसमें पढ़ना है कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम और पास्कल लॉ का एप्लीकेशन। क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन से आते हैं, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, वो पास्कल लॉ का एप्लीकेशन है, वहाँ पे F1/A1 इज इक्वल टू F2/80, A2 इससे क्या बोलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या बोलेगा, दोनों जगह एरिया दे दिया है, एक जगह वेलोसिटी दिया है तो दूसरी जगह वेलोसिटी निकाल के बताओ, ऐसे टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। और बर्नौली थ्योरम से आपसे वही पूछेगा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, और बर्नौली थ्योरम क्या होती है, P1 + ½ ρ V1² + ρgh की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, जीरो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसका डायरेक्ट थ्योरी का भी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी इनके एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, कि जैसे फर्स्ट लॉ आपको क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, ये बोलेगा। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होती है, इसमें से कोई 2 चीज़ दे देगा, एक चीज़ आपको निकालने बोलेगा, आप निकाल सकते हो। और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी और आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो एनआरटी से तो बेहद क्वेश्चन बनते हैं। पी और वी दे दिया, मोल्स दे दिया, टी निकालने बोलेगा। या फिर आपको कुछ और बोलेगा कि टेम्परेचर हटा दो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या होगा, ऐसे कुछ चीजें करके मिला के आपको देगा, सिंपल क्वेश्चन। पर बेसिक आइडियल गैस इक्वेशन आपको आनी चाहिए। और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के 2 फॉर्मूले, 1/T1/T1 और 1 - Q1/Q2, इस वाला जो फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब वेव्स में आपसे क्या पूछता है, इक्वेशन आपको वेव निकालने के लिए बोलेगा, उसमें से आपको के निकालना है, ओमेगा निकालना है, टी निकालना है, दे देगा इक्वेशन ऑफ द वेव, वहां से निकालना, तो वो इक्वेशन ऑफ वेव से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पीड ऑफ वेव क्या हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स। अच्छा, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब अगर आपका स्ट्रिंग के ऊपर वेव है, तो वेव, अगर स्ट्रिंग के ऊपर वेव बन रही है तो आपको क्या करना है। और यहाँ पे ऑर्गन पाइप के डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है कि फर्स्ट हार्मोनिक बता दो, सेकंड हार्मोनिक बता दो, फंडामेंटल बता दो। ये अब देखो दोस्तों, मैंने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को लास्ट में रखा है, यहाँ से नीचे सबसे लास्ट में लेके आया, उसका कारण है, आप बोलोगे सर वो तो रिजिड बॉडी तो मैकेनिक्स का पार्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही इससे क्वेश्चन आते हैं,
मोटा मोटा घुमा फिरा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिजिड बॉडी डायनामिक्स पूछता है। अब रिजिड बॉडी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मेरे हिसाब से अगर रिजिड बॉडी से अच्छा आप पहले वेव्स पढ़ सकते हो, पहले आप क्या पढ़ सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हो, एफएन पढ़ सकते हो, ग्रेविटेशन पढ़ सकते हो। रिजिड बॉडी इतना बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके बीएससी नर्सिंग में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, थोड़ा बहुत एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट, बस इतना ही पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो अगर आप उसको बाद में पढ़ना चाहो, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है, लेकिन इसको आप बाद में पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है तो, ठीक। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट 12th क्लास पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ये 8 चैप्टर हैं जो आपको कतई भी नहीं छोड़ के जाने। इनके अंदर जो टॉपिक्स है उसका भी डिस्कशन करूंगा, पर ये 8 चैप्टर्स को आपको हाथ लगा के ही जाना है, बाकी नहीं, बाकी इनको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ EMI, AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको अगर एक बार आप फिर भी नहीं पढ़ो चल जाएगा, लेकिन इन 8 टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनने की संभावना है ही है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। मूविंग चार्जेस भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स में इंपॉर्टेंट की बात बताऊं तो न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेमीकंडक्टर आपका और इम्पॉर्टेंट है। तो ये इन 8 में से भी अगर आपको 4 टॉपिक और सिलेक्ट करके बताऊं तो करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर कतई नहीं छोड़ के जाना, पूरा पूरा पढ़ के जाना। अच्छा, इसके अंदर अपन बात करते हैं टॉपिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको गॉस लॉ पढ़ना है, डाइपोल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन पढ़ना है, पॉइंट चार्ज के जैसे और सर्कुलर रिंग के जैसे बेहद क्वेश्चन आते हैं। आपको बोलता है सेंटर पे निकाल के दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ से क्वेश्चंस आते हैं कि इनफाइनाइट शीट की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, लाइन की वैल्यू क्या होती है। बेहद बेहद क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अगर वो पूछेगा, वो इन 4 टॉपिक्स के आसपास घुमा फिरा के कहीं ना कहीं इन 4 टॉपिक्स को लिंक करके पूछेगा, और ये मैं हर स्टेट की बात कर रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको रजिस्टर कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, सीरीज, पैरेलल, और इसके थ्रू किरचॉफ लॉ। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्कोप ज़्यादा है कि वो सर्किट बना के पूछे आपसे और आपसे करंट निकालने पूछेगा। सर्किट बहुत भारी सर्किट नहीं पूछेगा, एकदम सिंपल सिंपल सर्किट पूछेगा, पर आपको किरचॉफ लॉ के 2 जो लॉ है, जंक्शन लॉ उसको लगाना आना चाहिए, जंक्शन लॉ और लूप लॉ, उसको लगा के आपको कॉम्बिनेशन रजिस्टर का निकालना आना चाहिए। और थोड़े मोड़े क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर आते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपसे व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, अगर अपन मूविंग चार्जेस की बात करें तो बायर-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला, एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होना चाहिए, रटा होना चाहिए। सोलेनॉइड की फील्ड कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट NI, और बी का कैलकुलेशन, जैसे सर्कुलर रिंग की वजह से बी क्या आती है, इनफाइनाइट वायर की वजह से बी क्या आती है, उसका कैलकुलेशन से जो फॉर्मूला आ रहा है, जो अपन बी अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, उनके सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाता है कि कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सा डायरेक्टली है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या नहीं आता है, वो पूछता है। रे ऑप्टिक्स में माय डियर स्टूडेंट्स आपसे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉस पूछेगा, है ना, उनको घुमा फिरा के पूछेगा। स्नेल्स लॉ, है ना, रिफ्लेक्शन के लॉ में एंगल पूछता है, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, मिरर और लेंस फॉर्मूला आपसे पूछेगा। मिरर और लेंस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस से इतनी दूरी पर V है तो आप उसका F निकाल के बताओ या फिर U निकाल के बताओ, ऐसा। फिर आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक है माइक्रोस्कोप, एक है टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप भी कंपाउंड है और सिंपल है, तो माइक्रोस्कोप के चांसेस आने के ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू टेलीस्कोप, और माइक्रोस्कोप में भी कौन सा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इंस्ट्रूमेंट में आपको सबसे ज़्यादा वेटेज किसको देना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। टेलीस्कोप को भी पढ़ना है, लेकिन अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहले पढ़ सकते हो ज़्यादा अच्छे है। इसमें एक और टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप डेविएशन एंगल निकालोगे, वो निकालोगे, I, E, डेल्टा ए, ये सब निकालोगे, तो उसके लिए सिंपल क्वेश्चन आते हैं। उसका एक फॉर्मूला आता है, मिनिमम डेविएशन एंगल का फॉर्मूला आता है, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू पोलराइजेशन और डाइफ्रैक्शन। पोलराइजेशन और डाइफ्रैक्शन को आप एक बार छोड़ सकते हो, इंटरफेरेंस को आपको छोड़ के नहीं जाना है। इसके क्वेश्चन में फ्रिंज विड्थ और जो आपकी फ्रिंज है वो कहाँ बनेगी, कितनी दूर बनेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं। नीट लेवल आपसे नहीं पूछेगा। डुअल नेचर में सिर्फ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके सारे चीज़ें आप पढ़ लेना। इंटेंसिटी से फर्क क्या पड़ता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, सब चीज़ें पढ़ लेना, ग्राफ वाफ।
मॉडल इसमें न्यूक्लियाई में देखोगे तो बोहर मॉडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइड्रोजन का उसने बोहर ने एटम का मॉडल बताया था, उसमें रेडियस बताया था और आपका वेलोसिटी बताई थी, टाइम पीरियड बताया था, फ्रीक्वेंसी बताई थी। सारे फॉर्मूले रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, समझ के रटना ज़्यादा अच्छा है। न्यूक्लियाई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, अगर इतने देर बाद कितना बचेगा, क्या बचेगा, सब पूछता है। और लास्ट में सेमीकंडक्टर जो है आपका दोस्तों, जिसमें पीएन जंक्शन है आपका, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन और लॉजिक गेट के एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। मतलब और गेट का अगर आपको इसमें ट्रूथ टेबल आती है, आपको इनपुट देगा तो आपसे आउटपुट पूछेगा, अगर आपको आउटपुट देगा तो आपसे पूछेगा कि इनपुट डालूं तो क्या आउटपुट मिलेगा। और गेट, नॉर गेट, जेंड, एंड, ये सारे गेट्स रहते हैं जो आपको सेमीकंडक्टर में पढ़ने हैं, ठीक। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपको 11th-12th के टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। लास्ट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं भूषण साइंस प्लस से या मेरे से पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये सर हमको अच्छे से पढ़ा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। एम्स की बीएससी नर्सिंग की 2025 की डेडिकेटेड बैच है। सिर्फ एम्स के लिए नहीं, बाकी स्टेट के लिए भी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की बैच है हमारे पास, छत्तीसगढ़ की बैच है, राजस्थान की है, बिहार, झारखंड की और अन्य राज्यों की भी बैच है। सभी का प्राइस है 999। सभी का प्राइस क्या है अब, 999। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, DULANI डुलानी फिर से। और आपको 999 में भी 10% का क्या मिलेगा सर, डिस्काउंट। 999 में भी क्या मिलेगा सर, 10% का डिस्काउंट। तो आपको ये देना पड़ेगा, आपको यह बैच पड़ जाएगा 8999 का। आपको ये बैच कितना पड़ जाएगा सर, 8999 का, ठीक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ थोड़ा मैंने ये वीडियो थोड़ा डिटेल में बनाया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद हेल्प करेगा आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपकी हेल्प करेगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ आप हमारी हेल्प कीजिए, लाइक शेयर, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बेहतरीन बनाता रहूँ इसी चैनल पर। तब तक के लिए दोस्तों अपन मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।